हेलो क्लास 12। आज हम अपना चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। वी आर स्टार्टिंग विद बायोमोलिक्यूल्स लेक्चर 1। बायोमोलिक्यूल्स समझने का मतलब मीनिंग देखते हैं। बायो का मतलब है रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स, है ना। लिविंग मॉलिक्यूल्स, ऐसा नहीं है मॉलिक्यूल्स लिविंग नहीं, लिविंग है, मॉलिक्यूल्स आर नॉन लिविंग। लेकिन जब भी हम एक लाइफ की बात करते हैं या लिविंग पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो लिविंग पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए सेल्फ सस्टेन्ड है। मतलब वो खुद रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो खुद ब्रीथ कर सकते हैं, वो खुद अपने बॉडी फंक्शंस को मेटाबोलाइज कर सकते हैं। तो ये लिविंग थिंग्स हैं। जब ये सब फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं तो इन सब फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन लिविंग बीइंग्स के विद इन प्रेजेंट होते हैं। उन मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है? बायोमोलिक्यूल्स। So biomolecules are molecules present within the living systems responsible for the formation of major structural background of those organisms and also responsible in the metabolic activities in which those living particles are involved. Living particles किससे बने हुए हैं? Biomolecules से बने हुए हैं। Living particles metabolic activities जो कर रहे हैं वो किन बेसिक मॉलिक्यूल्स की हेल्प से कर रहे हैं? बायोमोलिक्यूल्स की हेल्प से कर रहे हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस को, उनके सभी एक्टिविटीज को अफेक्ट कर रहे हैं, उनको क्या कहा जा रहा है? बायोमोलिक्यूल्स। और वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एवरीथिंग गोइंग within the living system is said to be biochemistry. What is biochemistry? Biochemistry is the branch of chemistry which deals with the molecular participation या nature and type and behavior and study of molecules which are present within the living systems. तो living systems के अंदर जो भी molecules present हैं उनकी जो स्टडी है वो हम किस ब्रांच में करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। और बायोकेमिस्ट्री में ही हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या? बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है। एक लिविंग बीइंग की मैं बात करूं तो मैं प्लांट्स की भी बात कर रही हूँ और एनिमल्स की भी बात कर रही हूँ, दोनों की बात कर रही हूँ। और मेजरली अगर मैं बायोमोलिक्यूल्स की बात करूं तो बायोमोलिक्यूल्स जो पाए जाते हैं वो बहुत सारे पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, है ना, प्रोटीन्स स्मॉल अमाउंट में, विटामिन्स एंड मिनरल्स भी चाहिए, तो ये सब फैट्स भी चाहिए, लिपिड्स, है ना, ये सब क्या है? ये सब बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है। इस चैप्टर में हम मेजरली जो पढ़ेंगे दैट वुड बी अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स एंड सम ऑफ द सोर्सेज एंड डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड ड्यू टू विटामिन्स एंड मिनरल्स। इनकी स्ट्रक्चर में नहीं जाएंगे, लेकिन प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर देखेंगे, बेसिक न्यूक्लिक एसिड्स का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, बेसिक कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर भी देखेंगे। तो बेसिकली ये सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं। बायोमोलिक्यूल्स क्यों है? क्योंकि लिविंग बीइंग्स के मेटाबॉलिज्म में या लिविंग बीइंग्स की बेसिक फॉर्मेशन में इन मॉलिक्यूल्स का हाथ है, इसलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं? बायोमोलिक्यूल्स कह रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और हर साल जिससे क्वेश्चन आता है, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये मेजरली कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस्ड मेजरली बाय प्लांट्स, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स मेजरली कौन प्रोड्यूस करते हैं? प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स उन प्लांट्स की या प्लांट प्रोडक्ट्स की कंजप्शन से वो कार्बोहाइड्रेट्स अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे वाइड क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर किसी फॉर्म में पाए जाते हैं तो वो फॉर्म कौन सी है? कार्बोहाइड्रेट्स। और अगर मैं कहूं कि कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इस अर्थ में अबंडेंस में पाया जाता है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट और ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड ऑन दिस अर्थ। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन हम लेते हैं। ठीक है। लेकिन ये सबसे नेचुरली अकरिंग, ठीक है, मोस्ट abundant class of
नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नेचुरली अकर करते हैं उसमें से मेजरली वो कैसे होते हैं? एज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की हम मॉडर्न डेफिनेशन की बात करते हैं, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, फिर क्लासिकल डेफिनेशन पे भी आएंगे। मॉडर्न डेफिनेशन, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप्स एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा होंगे। पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स या तो एल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स containing at least 1 chiral center। ठीक है, what is the modern definition of carbohydrates? Carbohydrates are polyhydroxy carbonyl compounds containing at least 1 chiral carbon atom। ठीक है, ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिनमें कम से कम एक कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सबसे सिंपलेस्ट, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट बनाना चाहती हूँ, तो एक तो मुझे एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप लेना ही पड़ेगा। सपोज मैंने कीटोनिक ग्रुप ले लिया। ठीक है, फिर पॉलीहाइड्रोक्सी है, अगला कार्बन लगाया, एक OH तो लगाना पड़ेगा इसके साथ। और सिंपलेस्ट ले रही हूँ तो यहाँ मिथाइल ग्रुप वगैरह लगाने की बजाय मैं हाइड्रोजन लगाती हूँ क्योंकि मुझे मिनिमम कार्बन वाला चाहिए। अब एक OH ग्रुप से हमारी बनती नहीं बात, कम से कम 2 OH होने चाहिए क्योंकि हमने पॉलीहाइड्रोक्सी कहा है। इसका मतलब एक और कार्बन इंड्यूस करना पड़ेगा और उसके साथ OH लगाना पड़ेगा। तो मतलब ये लगा सकती हूँ मैं CH2OH। ठीक है, क्या ये एल्डिहाइडिक कंपाउंड है? क्या ये एल्डिहाइडिक है, कार्बोनाइल कंपाउंड है? यस। क्या ये पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है? यस। क्या इसमें एटलीस्ट एक स्टीरियोजेनिक कार्बन है, कायरल सेंटर है? तो ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट बन गया। और इस सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है बेटा? ग्लिसरॉल्डेहाइड। क्या ये? ग्लिसरॉल्डेहाइड। तो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एटलीस्ट कितने होंगे? 3 होंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे? 3 होंगे। मतलब 2 कार्बन वाला कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जा सकता, एक कार्बन वाला कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जा सकता। एटलीस्ट कार्बोहाइड्रेट्स किससे शुरू होंगे? सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट अगर कोई आपसे पूछ ले which is the smallest carbohydrate, तो glyceraldehyde is the smallest carbohydrate as per the definition of the fact that polyhydroxy carbonyl compounds at least having 1 chiral center are called carbohydrates। अब कार्बोहाइड्रेट्स की जब हमने एक और डेफिनेशन देखी, इसका जो नाम है कार्बोहाइड्रेट्स, वो कैसे पढ़ा है? इसका नाम पढ़ा है फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कैसे पढ़ा है इसका नाम? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के नाम से पढ़ा है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स वो एक जनरल फॉर्मूला ओबे कर रहे थे, या उन कार्बोहाइड्रेट्स में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन था वो बिल्कुल वैसा था जैसा वाटर में होता है। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 2 हाइड्रोजन एटम्स के रिस्पेक्ट में 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होगा। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम रेशियो ये है। मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स में भी वाटर और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो यही पाया गया। इसलिए पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहा गया? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहा गया। मतलब आप उसको ऐसे लिख सकते थे CHH2OY। मतलब इसमें जो वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थी वो किस प्रोपोर्शन में थी? उसी प्रोपोर्शन में थी जिस प्रोपोर्शन में किसमें होती है? वाटर में होती है। इसलिए इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाने लगा। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, आप सबको पता है ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ C6H2O6।
सकती हूँ ना कि 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे थे जो इस फॉर्मूला में सेट नहीं हो रहे थे, और बहुत सारे नॉन कार्बोहाइड्रेट थिंग्स थी जो इस फॉर्मूला में सेट हो रही थी। मतलब बहुत सारे से, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, फॉर एग्जांपल बट लिख सकते हो, बट एसिटिक एसिड फॉर्मूला बोलना बेटा, एसिटिक एसिड CH3COOH, क्या मैं इसको C2H2O का ट्वाइस लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ, फॉर्मूला वाइज तो हम लिख ही रहे हैं। बट क्या एसिटिक एसिड एक कार्बोहाइड्रेट है? नहीं, बट इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, है ना। एक कार्बोहाइड्रेट है रेमनोज, उसमें ना एक ऑक्सीजन कम होती है ग्लूकोज से, ग्लूकोज इज C6H12O6। हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है रेमनोज, उसमें एक ऑक्सीजन कम है, तो क्या ये वाटर और ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वाटर में, उस रेशियो को ओबे कर रही है यहाँ पे? नहीं, बट स्टिल इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। मतलब ये जो डेफिनेशन थी ये बड़ी कैजुअल डेफिनेशन थी, हर कार्बोहाइड्रेट पे नहीं लग रही थी। तो कोई आपको कहे डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, यू विल नेवर से हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, व्हाट यू विल से? यू विल से carbohydrates are polyhydroxy carbonyl compounds containing at least one or more chiral center। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लोअर मेंबर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, वो जनरली स्वीट इन टेस्ट है, ठीक है। कैसे हैं? स्वीट इन टेस्ट है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को कई बार कॉमनली सैकराइड्स भी कह दिया जाता है, जिसका ग्रीक में मतलब क्या होता है? शुगर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के जो लोअर मेंबर्स हैं दैट आर फाउंड टू बी स्वीट इन टेस्ट, तो सैकरिन से एक वर्ड लिया है, क्या? सैकराइड्स, और इसलिए इनको कॉमनली सैकराइड्स या शुगर्स भी कह दिया जाता है। तो इतना नोट करें, फिर एक पॉइंट में और लिखवाते हैं। लोअर members are found to be sweet in taste, so also known as saccharides। ठीक है, और इनके नेम के पीछे एक सफिक्स भी ऐड कर दिया जाता है, ओस। तो जिस भी नाम के पीछे ओज आ रहा है उसका मतलब बेसिकली किससे होता है? शुगर से होता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आपने कहा कि हमारे पास कम से कम 3 कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए कार्बोहाइड्रेट को शुरू करने के लिए। तो मतलब सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट क्या हो सकता है आपका? ट्राइओज। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट क्या हो सकता है आपका? ट्राइओज। ट्राई 3 कार्बन से लिया है, ओज मैंने किससे लिया है? शुगर को रिप्रेजेंट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या लगाया है? ओज। अब ये ट्राइओज 2 तरह की हो सकती है, एल्डो ट्राइओज भी हो सकती है और कीटो ट्राइओज भी हो सकती है। क्यों? मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड है। अब कार्बोनाइल कंपाउंड तो एल्डेहाइडिक भी हो सकता है और कार्बोनाइल कंपाउंड तो कीटोनिक भी हो सकता है। तो 3 कार्बन वाली जो शुगर है जिसको मैंने कॉमनली ट्राइओज कह दिया, वो एल्डो ट्राइओज भी हो सकती है और कीटो ट्राइओज भी हो सकती है। सिमिलरली 4 कार्बन वाली को क्या बोलेंगे? टेट्रोज, एल्डो टेट्रोज एंड कीटो टेट्रोज, ठीक है। 5 कार्बन वाली पेंटोज शुगर, अब एल्डेहाइडिक ग्रुप है तो एल्डोपेंटोज और कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोपेंटोज, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर 6 कार्बन वाली शुगर है तो, अगर 6 कार्बन वाली शुगर है तो क्या कह सकते हैं आप? हेक्सोज। तो क्या कहोगे? हेक्सोज। और अगर उसमें एल्डेहाइडिक ग्रुप है तो आप क्या कहोगे? एल्डोहेक्सोज।
और एंडोहेक्सोज में जो एग्जांपल हमने डिस्कस करना है वो कौन सा करना है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है, एंडोहेक्सोज है, इसका मतलब ओज लगा हुआ है, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है। एंडो ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप रख रही है। हेक्सोज है, इसका मतलब कितने कार्बन है, 6। एल्डोहेक्सोज एल्डिहाइडिक ग्रुप रख रही है, 6 कार्बन है और नेचर में कैसी है, शुगर है या कार्बोहाइड्रेट है। और कीटोहेक्सोज मतलब इसमें क्या फर्क हो गया, कीटोन ग्रुप है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो हमने अभी डिटेल में डिस्कस करना है दैट इज फ्रक्टोज। बात समझ में आ गई, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सैकराइड्स, ठीक है। सैकराइड्स को हम क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। सैकराइड्स का जो क्लासिफिकेशन है बेटा, उसका बेसिस है कि हाइड्रोलिसिस करने पर कोई कार्बोहाइड्रेट, कोई शुगर कितनी स्मॉलर यूनिट्स दे सकता है, उसके बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया है इसका कार्बोहाइड्रेट का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, on the basis of number of smaller carbohydrate units furnished upon हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करवाने पर कितनी छोटी कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स कोई फर्निश करेगा, उसके बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन किया है। सबसे पहला है मोनोसैकराइड्स, ठीक है। मोनोसैकराइड्स, सैकराइड्स का मतलब ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट। मोनो का मतलब क्या है, these carbohydrates do not produce any smaller carbohydrate unit on hydrolysis। मतलब अपने आप में ये क्या होते हैं, सिंपलेस्ट होते हैं। भी ऐसे हो ना कि एक कार्बोहाइड्रेट 3 कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा हुआ है, तो जब आपने हाइड्रोलाइज करवाया तो आपको 3 इंडिविजुअल कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स मिल गई। ये तो अपने आप में क्या है, एक ही यूनिट है, जिसको हाइड्रोलाइज करवाने से आपको और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेंगे। तो आप क्या कह सकते हो इनको, दीज आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। एग्जांपल देती हूँ आपको, फॉर एग्जांपल राइबोज शुगर, मतलब इसका जब हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ये और कोई नहीं देगा, कोई और कार्बोहाइड्रेट नहीं देगा, ये अपने आप में सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अब इनमें फर्क क्या है ये भी समझाऊंगी। गैलेक्टोज, मैनोज, है ना, डीऑक्सीराइबोज, ये सारे अपने आप में क्या है, मोनोसैकराइड्स है। मोनोसैकराइड्स का मतलब एक ही यूनिट है, अपने आप में सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हाइड्रोलाइज करवाने पर और छोटे कार्बोहाइड्रेट्स को ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते, दीज आर मोनोसैकराइड्स। सेकेंड, ओलिगोसैकराइड्स। देखो बेटा, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, ओलिगो का क्या मतलब होता है, फ्यू, कुछ यूनिट्स दे सकते हैं। कितनी यूनिट्स दे सकते हैं, सच सैकराइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स अपॉन हाइड्रोलिसिस कैन प्रोड्यूस 2 to 10 कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स, ठीक है। मतलब ये जो है इनमें कितने कार्बोहाइड्रेट मिलके ओलिगोसैकराइड बना रहे होंगे, 2 से लेके 10 तक। अब इसमें सबसे कॉमन क्लास जो है वो है मोस्ट कॉमन ओलिगोसैकराइड्स आर डाइसैकराइड्स। मोस्ट कॉमन ओलिगोसैकराइड्स आर डाइसैकराइड्स, मतलब
ऐसे ओलिगोसैकेराइड्स जो हाइड्रोलिसिस करवाने पर 2 मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस कर दें, वो क्या, डाइसैकेराइड्स। 3 प्रोड्यूस कर दें, ट्राइसैकेराइड्स। एक एग्जांपल देती हूँ बहुत अच्छा, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, मतलब जब आप इसको हाइड्रोलाइज करवाओगे तो आपको 2 मोनोसैकेराइड्स मिलेंगी। और कौन कौन सी मिलती हैं आप सबको पता है, जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराते हो, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलके बना है क्या, सुक्रोज। मतलब ये जो सैकेराइड्स हैं ये हाइड्रोलिसिस करवाने पर 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो फर्निश कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ, माल्टोज। माल्टोज को हाइड्रोलाइज करो तो वो 2 ग्लूकोज की यूनिट दे देता है, तो माल्टोज भी कैसा है, डाइसैकेराइड। मिल्क शुगर, जिससे आजकल एलर्जी बहुत ज्यादा होती है, लैक्टोज। मिल्क शुगर, लैक्टोज, इसको जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये 1 यूनिट ग्लूकोज और 1 यूनिट मोनोसैकेराइड गैलेक्टोज की देता है। अब ये सब क्या है, इनकी स्ट्रक्चरल डिटेल्स में भी जाएंगे, लेकिन एक बार समझ रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स फर्निश्ड अपॉन हाइड्रोलिसिस, कार्बोहाइड्रेट्स कुड बी क्लासिफाइड एज मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड सिंपलेस्ट है। ओलिगोसैकेराइड्स ऐसे सैकेराइड्स हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो 2 से लेके 10 यूनिट्स तक मिलके बने हो सकते हैं। अगर 2 से मिलके बने हुए तो हाइड्रोलाइज करवाने पर 2 मोनोसैकेराइड्स दे देंगे, 3 से मिलके बने हुए 3 दे देंगे, 2 से 10 तक दे सकते हैं। वो रेंज कैसी है, ओलिगोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स का मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा नंबर में जब हाइड्रोलाइज करके ये बहुत ज्यादा नंबर में मोनोसैकेराइड्स यूनिट फर्निश करना शुरू कर दे तो इन्हें क्या कहा जाएगा, पॉलीसैकेराइड्स। तो जो 3rd क्लास आ गई है वो कौन सी आ गई है, पॉलीसैकेराइड्स। यस, 3rd यूनिट इज पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो क्या कह सकते हो, सच carbohydrates on hydrolysis gives large number of monosaccharides upon hydrolysis। ठीक है, they are not sweet in taste। इतने ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स हो जाते हैं, टेस्ट में स्वीट नहीं रहते, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक नेचर है। इसलिए कई बार पॉलीसैकेराइड्स को नॉन शुगर्स भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स को जनरली हम क्या कहते हैं, सैकेराइड्स, शुगर्स। लेकिन जो पॉलीसैकेराइड क्लास है कार्बोहाइड्रेट्स की, जो कि बहुत लार्ज नंबर में आपको फर्निश करके देगी मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स, तो उस बेसिस पर हम पॉलीसैकेराइड्स को क्या कह देते हैं, नॉन शुगर्स। ठीक है, एक कॉमन मैं आपको बताती हूँ, स्टार्च और सेलुलोज। स्टार्च का जब हाइड्रोलिसिस करते हो n ग्लूकोज यूनिट्स दे सकते हो, और आपको पता है ये n 100 से लेके पता नहीं कहाँ तक वेरी कर सकता है, बहुत ज्यादा नंबर होता है ग्लूकोज यूनिट का। 100 से ज्यादा ग्लूकोज यूनिट्स आपस में एक स्पेशल तरह की बॉन्डिंग से, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ी हुई होती हैं। तो उन लिंकेजेस से जुड़ी हुई होती है, और जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो वो सारी लिंकेज टूट जाती है और इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड यूनिट्स जो है वो फ्री हो जाती हैं। तो स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड्स है, बहुत सारे ग्लूकोज या मोनोसैकेराइड से मिलके बना हुआ है। सिमिलरली एक और एग्जांपल है सेलुलोज, भी एंड ग्लूकोज। ये सारे प्लांट पॉलीसैकेराइड्स हैं, मतलब किसमें पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। एक एनिमल पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल बताओ, एनिमल पॉलीसैकेराइड याद रखना, ग्लाइकोजन, ये एनिमल्स में पाया जाता है। ठीक है, ग्लाइकोजन जो है स्टोर हो जाता है ना, फैट ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है जब हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करते, और फास्टिंग वगैरह के दौरान ये ग्लाइकोजन ब्रेक करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो प्लांट्स में जो पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं वो कौन से हैं, स्टार्च एंड सेलुलोज। एनिमल्स में जो पॉलीसैकेराइड पाया जा रहा है उसका कॉमन एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स को एक
और बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं एज रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासिफाई करते हैं दो तरह से, एज रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। आप सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स में क्या पाया जा रहा है, कार्बोनाइल कंपाउंड पाया जा रहा है, कार्बोनाइल कंपाउंड पाया जा रहा है। ये कार्बोनाइल कंपाउंड जो है ये इस शुगर को रिड्यूसिंग कहा जा रहा है, मतलब सामने वाले को क्या कर देगी, रिड्यूस। मतलब खुद कार्बोनाइल कंपाउंड एसिड वगैरह में क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। कार्बोनाइल कंपाउंड अगर एसिड में ऑक्सीडाइज हो सकता है तो आने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ तो ये बिहेव करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट्स को ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट्स को क्या कर देगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो दो कॉमन जो आप रिड्यूसिंग एजेंट्स समझ पढ़ते हैं वो कौन कौन से पढ़ते हैं, कौन कौन से पढ़ते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन एंड टोलेंस रिएजेंट। फैलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, हाँ जी बेटा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, एक बेसिस पे कि कितनी मोनोमेरिक यूनिट्स दे रहे हैं, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स दे रहे हैं, उसके हिसाब से तो हमने क्लासिफाई कर दिया एज मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस पर आप शुगर्स को क्लासिफाई कर सकते हो या कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई कर सकते हो एज रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। अब रिड्यूसिंग शुगर्स का मतलब सामने वाले को क्या कर सकना, रिड्यूस कर सकना। तो शुगर्स विच कैन रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट एंड अमोनिकल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिसको आप फैलिंग सॉल्यूशंस भी कहते हैं, आर रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर्स में सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑल मोनोसेकेराइड्स। सभी मोनोसेकेराइड्स कैसी होती हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। क्यों, क्योंकि उनमें फ्री एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाती हैं और इन रिएजेंट्स को क्या कर देती हैं, रिड्यूस कर देती हैं। तो मोनोसेकेराइड्स में हमने एग्जांपल क्या पढ़े थे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, है ना, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये सब क्या है, ये सब रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, रिडक्शन कर देंगी इसका इन टोलेंस रिएजेंट और अमोनिकल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस का। जबकि नॉन रिड्यूसिंग क्या हो जाएंगे, ऐसी सॉल्यूशन जो इनको रिड्यूस नहीं कर पाएंगी, शुगर्स which cannot reduce, sugars which cannot reduce tolerance and failing solutions। ठीक है, क्यों, due to non availability या due to involvement of carbonyl carbon in bond in linkages। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज, याद रखना ये मेजर बोर्ड्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क का। Why सुक्रोज इज सेड टू बी अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है, क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो होती हैं उनमें फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं होता, और सुक्रोज इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो सुक्रोज कैसी शुगर है, तो सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो कार्बन जो है फ्री नहीं होता, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करके कार्बोहाइड्रेट्स का 2 बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर लिया है, मोनो, ओलिगो, पॉली, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, ये हम बात करके ही आए थे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, ग्लूकोज। ठीक है, तो सबसे पहला जो मोनोसेकेराइड हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सा डिस्कस करने जा रहे हैं,
ग्लूकोज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला मोनोसेकेराइड जो है वो ग्लूकोज डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। ग्लूकोज जो है, पहले बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा या ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। हमने कंडीशन लिखी है कार्बोहाइड्रेट की कि कार्बोहाइड्रेट्स में कम से कम एक सेंटर होना चाहिए। तो ग्लूकोज अकर्स इन नेचर एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट, जैसे एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट का मतलब सुक्रोज ग्लूकोज की फॉर्म में, फॉर एग्जांपल ग्रेप्स, प्योर ग्लूकोज है ना, कंबाइंड फॉर्म में भी पाई जाती है और नेचर में एज ग्लूकोज भी रहती है। नेचर में नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज, नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। कैसी है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, इसीलिए इसको डी ग्लूकोज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डी ग्लूकोज। और इसीलिए इसको पॉपुलरली डेक्स्ट्रोज भी कहा जाता है, नोन एज डेक्स्ट्रोज। क्लिनिकली फार्मास्यूटिकली तो इसको क्या कहा जाता है? डेक्स्ट्रोज ही कहा जाता है। जब भी कभी ग्लूकोज की ड्रिप लगती है उसमें कभी ग्लूकोज नहीं लिखा होता, उसमें लिखा होता डेक्स्ट्रोज। तो डेक्स्ट्रोज भी किसका नाम है? डी ग्लूकोज का ही नाम है, क्योंकि इसकी जो नेचुरली अकरिंग फॉर्म है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म है। इस वजह से इसका जो पॉपुलर नाम है वो क्या है? डेक्स्ट्रोज, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, एक तो हमने अभी पढ़ा था जब ओलिगोसेकेराइड्स बताया था कि जब भी सुक्रोज C12H22O11 सुक्रोज का जब भी आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे एसिडिक मीडियम में, वन ऑफ द शुगर यू विल गेट इज ग्लूकोज अलोंग विद फ्रक्टोज, है ना। फ्रक्टोज फॉर्मूला सेम, फंक्शनल आइसोमर्स वर्ड फ्रक्टोज, ठीक। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, शुगर को केन शुगर भी कहते हैं, सुक्रोज। और कमर्शियली कैसे लेते हैं? बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। दूसरा मेथड है फ्रॉम स्टार्च। आपको पता है स्टार्च क्या है? स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड, है ना। स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड, एक वैलेंसी फ्री करके C6H10O5। क्यों लिखा मैंने आपको, जब मैं स्टार्च की स्ट्रक्चर बताऊंगी तो पता लग जाएगा। C6H10O5 का होल n प्लस n टाइम्स H2, ठीक है। फ्रॉम स्टार्च C6H10O5 होल n प्लस n N2 NC6H12O6 यूनिट्स मिल जाएगी। थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा रखते हैं, टेम्परेचर रखते हैं 393 केल्विन। यस, एसिड की प्रेजेंस 393 केल्विन टेम्परेचर और 223 atm प्रेशर। ये तो ऑर्डिनरी हो जाता है, लेकिन इसको थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा चाहिए क्योंकि स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है देन सुक्रोज। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, है ना। क्या क्या स्ट्रक्चरल एविडेंसेस हमें मिले हैं, पर मैं एक क्लियर ही कर देती हूँ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को लेके हमारी बात कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है और ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर को याद करने के हमारे पास तरीके क्या क्या हैं, उसको अच्छे से याद करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आपको क्या क्या पता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में? आपको अभी तक इतना पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, इतना पता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। और आपको ये पता है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होने वाला है? एल्डिहाइड। ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज, तो जो फंक्शनल ग्रुप होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड टर्मिनल होता है या इंटरमीडिएट आता है? टर्मिनल्स भी आता है, एक ही वैलेंसी है, मतलब पहला कार्बन आपका क्या होने वाला है? CHO ही होने वाला है। याद रखना ग्लूकोज को पास होने के लिए 6 में से 3 नंबर चाहिए।
ग्लूकोज को पास होने के लिए 6 में से 3 नंबर चाहिए। मैं 6 के 6 कार्बन लगा दूँ। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5, 6 कार्बन तो हमेशा यही रहेगा, CH2OH जैसे ग्लिसरॉल। ठीक है। अब पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है, मतलब हर कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री है? 2 वैलेंसी फ्री है। एक वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होगी? हाइड्रोजन से। दूसरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होगी? OH से। ठीक है। तो पास होने के लिए ग्लूकोज को 6 में से कितने नंबर चाहिए? 3 नंबर। तो तीसरा कार्बन कौन सा हुआ? ये हुआ पहला कार्बन, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा। तीसरे कार्बन में OH लेफ्ट साइड होता है, तीसरे कार्बन में OH लेफ्ट साइड होता है, बाकी हर जगह OH राइट साइड। बस समझ में आ गई। याद करने का तरीका, ग्लूकोज को पास होने के लिए 6 में से 3 नंबर चाहिए, बाकी हर कार्बन पे OH जो है वो राइट साइड है, सिर्फ तीसरे कार्बन पे OH जो है वो किसकी तरफ होता है? लेफ्ट साइड होता है। राइट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज बताने से पहले मैं आपको एक टर्म बताऊंगी, एपीमर। एपीमर्स क्या होते हैं? एपीमर्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स which differ in orientation of groups at one of the carbon atoms। ठीक है। फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर फॉर्म। डायास्टीरियोमर्स होते हैं एक्चुअली एपीमर्स। डायास्टीरियोमर्स क्या होते हैं? एनेंशियोमर्स तो जस्ट मिरर इमेजेस होते हैं। डायास्टीरियोमर्स किसी एक पोजीशन पे ओरिएंटेशन रिवर्स होता है, जैसे OH लेफ्ट राइट कर दिया आपने किसी एक कार्बन पे, तो वो क्या बन जाएगा? एपीमर बन जाएगा। ठीक है। अब याद आपने क्या रखना है? याद आपने ये रखना है, मैंने आपको 2 शुगर्स बताई थी, एक बताती हूँ मैनोज और एक बताती हूँ गैलेक्टोज। मैनोज इज C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। मैनोज क्या है? C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज में जो कार्बन नंबर 2 पे ओरिएंटेशन है उसका ऑपोजिट ओरिएंटेशन होगा किसमें? मैनोज में। बाकी सब क्या होगा? सेम। सो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मैनोज। एंड गैलेक्टोज इज C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। ड्रॉ ये जो मैंने ड्रॉ किया है एक्चुअली ये डी ग्लूकोज ड्रॉ किया है। डी ग्लूकोज का क्या मतलब है ये भी मैं बताती हूँ, और इधर भी डी ग्लूकोज का। राइट, आपने मुझे स्ट्रक्चर बना के बताना है किसका? मैनोज का एंड गैलेक्टोज का। बार बार जरूर बनाना बेटा अपने हाथ से स्ट्रक्चर, तभी कंफर्टेबल होगे। अभी हमने इस स्ट्रक्चर को फ्यूज करके रिंग स्ट्रक्चर भी बनाना है, तो जब तक लीनियर स्ट्रक्चर में हमारा हाथ कंफर्टेबली नहीं चलेगा, कार्बन आइटम बनाना नहीं आएगा, हम झिझकेंगे इस चैप्टर में, स्पेशली मैथ्स वाले बच्चे। बायो वाले बच्चों के लिए आपको ये बार बार बना के देखना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो मैनोज इज C2 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज, गैलेक्टोज इज C4 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज। राइट, अब जरा देखना स्ट्रक्चर क्या बनेगी। मैंने बोला C2, तो ये है ना सेकंड कार्बन, हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं। दिस इज सेकंड कार्बन, ओरिएंटेशन उल्टी कर दो, OH, बाकी सारे सेम, OH, HOH, HOH और लास्ट में तो क्या नाम है? CH2OH। बस समझ में आ गई। गैलेक्टोज इज C4 एपीमर, तो बाकी स्ट्रक्चर सेम, CHO, CH2OH। दिस इज कार्बन नंबर 2, स्ट्रक्चर सेम। कार्बन नंबर 3 में तो वैसे ही उल्टा होता है, कार्बन नंबर 4 में उल्टा करना है, कार्बन नंबर 5 ऐसे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। नाउ कैपिटल D एंड कैपिटल L ग्लूकोज, इसका क्या मतलब है? ठीक है, इस
इसका मतलब डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी बिल्कुल भी नहीं है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी को आप स्मॉल डी और स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी स्मॉल एल से। ये डी और एल कन्फिगरेशंस आर गिवन इन रेफरेंस टू ग्लिसरॉल्डिहाइड, इन रेफरेंस टू ग्लिसरॉल्डिहाइड व्हिच इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कैसा खाइए? एक CHO, नीचे तो CH2OH आना ही था, बीच में एक H और एक OH। ठीक है, अगर ग्लिसरॉल्डिहाइड के कायरल सेंटर का OH राइट साइड है तो वो क्या बन जाता है? D। और अगर लेफ्ट साइड है तो क्या बन जाता है? L। L for लेफ्ट, L for कैपिटल। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। यहाँ तो एक ही कायरल सेंटर का हमने उसका OH-H ओरिएंटेशन देख लिया, यहाँ तो बहुत जगह OH-H है। अब D और L देखने के लिए क्या देखें? D और L देखने के लिए लास्ट कायरल सेंटर देखना पड़ेगा। आपको मैम हम इसको उल्टा बना देते तो लास्ट कार्बन कायरल ये हो जाता। नो, नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? कार्बोनाइल कंपाउंड से करोगे। अब कार्बोनाइल कंपाउंड से करोगे तो लास्ट कायरल कार्बन कौन सा हो गया? ये होगा। अब लास्ट कायरल कार्बन का OH कौन सी साइड है बेटा? राइट साइड, लेफ्ट साइड? राइट साइड। तो राइट साइड अगर मैंने बोला है कि मैंने ये क्या बनाया? डी ग्लूकोज। अगर ये लेफ्ट साइड होता तो क्या बन जाता है? ये एल ग्लूकोज। राइट, डी और एल, कैपिटल डी और कैपिटल एल का रिलेशन ऑप्टिकल रोटेशन से बिल्कुल नहीं है कि लाइट, ऑप्टिकल एक्टिव लाइट को राइट साइड रोटेट कर रहा है या लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है, उससे बिल्कुल मतलब नहीं है। वो तो आप साइन दोगे स्मॉल डी और स्मॉल एल, या प्लस या माइनस, ऐसे रिप्रेजेंट करोगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। कैपिटल डी और कैपिटल एल का मतलब है कि आप कैपिटल डी और कैपिटल एल ओरिएंटेशन ग्लिसरॉल्डिहाइड के हिसाब से दे रहे हो, है ना। ये हम ऑप्टिकल एक्टिविटी में भी पढ़ते हैं। DL नोमेनक्लेचर, RS नोमेनक्लेचर, RS आप किस बेसिस पे देते हो, DL आप किस बेसिस पे देते हो। तो DL नोमेनक्लेचर सिस्टम्स पे अगर आपका OH जो है वो लेफ्ट साइड आ रहा है तो आप L दोगे, और अगर आपका लास्ट कायरल सेंटर का OH राइट साइड आ रहा है तो आप L ग्लूकोज दो। इज इट क्लियर? ठीक है, सो दिस इज the structure about this is the structural aspects of glucose and related epimers, mannose and galactose। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिस नहीं करोगे। प्रॉपर्टीज बताऊंगी जो इस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो हमने बनाई है इसको एविडेंस प्रोवाइड करेंगे। जो स्ट्रक्चर हमने ग्लूकोज की बनाई है उसको वो रिएक्शन जो है एक स्ट्रक्चरल एविडेंस प्रूव करें। लेकिन फिर कुछ ऐसी रिएक्शन होंगी जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स तो शो करते हैं लेकिन ग्लूकोज शो नहीं करता। अब उस बेसिस पर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हमें करनी पड़ेंगी और उन चेंजेस का डिस्कशन हम तभी कर सकते हैं जब ये सब बातें हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। तो कल का लेक्चर इस रेफरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमने स्ट्रक्चरल एविडेंस ऑफ ग्लूकोज, मतलब एविडेंसेस टुवर्ड्स द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया।